हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है बच्चों सेल? किसी को आइडिया है क्या होता है सेल? तो बच्चों सेल क्या है, पहले तो हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो चैप्टर में बोला गया है द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस किया होगा बच्चों कि जब हम छोटी क्लास में भी थे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम देखते थे कि हमेशा हम सेल को किससे रिलेट करते हैं? ब्रिक्स से। ठीक है, तो जैसे बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अभी आप कहाँ बैठे हैं, तब आप बोलेंगे अपने रूम में बैठे। तो वो जो आपके रूम की वॉल्स है वो किसकी बनी हुई हैं? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग हमने क्या किया, ब्रिक्स लगाए, ठीक है, और उनके बीच में हमने क्या रख दिया? सीमेंट। ऐसा सीमेंट है और हमारा जो सैंड है ये सब, ठीक है, इसका मिक्सचर हो जाता है, वो रख दिया हमने। और ऐसे करके हमारी एक पूरी क्या बन गई बच्चों? वॉल बन गई। इतना तो क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रिक्स जो हैं वो किसी भी वॉल के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल, है ना। जो हमारे ब्रिक है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी हमारे वॉल के, ठीक है। तो हमको कैसे पता चला कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो वो हमको ऐसे पता चला बच्चों कि जैसे ये हमने क्या किया, एक ब्रिक लिया तो उससे तो वॉल बनेगी नहीं, हमने फिर और ब्रिक्स लगाए, फिर ऐसे करके हमने अमाउंट बढ़ाया। मतलब एक छोटा सा ब्रिक जो आपस में जुड़ रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? वॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वॉल का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा, दैट इज अवर ब्रिक, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों जब हम सेल की बात करते हैं तो देखो हमारे बॉडी में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी बॉडी में एक सेल है, ठीक है, एक मिनट ना, ये मेरी एक बॉडी में सेल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे आपस में हमको ब्रिक्स को जोड़ना होता है ना, वैसे हमारे सेल्स भी जुड़ते हैं। तो ये हमारे सेल्स आपस में जुड़े, पर वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे सीमेंट और सैंड वगैरह होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से ये सेल आपस में क्या करते हैं? बाउंडेड रहते, जुड़े हुए रहते, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया है हमारा ग्रुप ऑफ सेल। तो इसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है बच्चों? हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन क्या हो गया? हमारे हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब हमारे क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। और फिर इसी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बच्चों जब जैसे ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, हमारा एक क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बच्चों जल्दी से एनसीईआरटी खोलो और निकालो चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालो चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फास्ट, और इसका पेज नंबर 1 खोल लिया सबने? यस। तो अब ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहीं पर क्यों बोला, मतलब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है? सेल का, है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक ही सेल है, ठीक है। तो क्या अभी बताओ बच्चों ये ऑर्गेनिज्म है? तो यस, ये भी क्या है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म है। मतलब चाहे ये वाली कंडीशन हो जहाँ पर उसके सेल्स आपस में जुड़ के एक ग्रुप बना रहे, टिश्यू बना रहे, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, चाहे एक ही सेल है हमारा, उससे एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बच्चों दोनों ही किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। और जब हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, दैट मीन्स वो क्या है? लिविंग है। याद है हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें मैंने बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, इसमें हमने देखा था कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बता सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं। तो उसमें मैंने आपको एक बताया था सेल ऑर्गेनाइजेशन।
याद है सबको? सेल ऑर्गेनाइजेशन बताया था मैंने। तो बच्चों ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था इसमें? तो हमने इसमें बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर सेल है दैट मीन्स वो क्या है? लिविंग है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या हमने वहाँ पर कोई ऐसे क्राइटेरिया सेट किया था कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें इतने नंबर ऑफ सेल होंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट किया था क्या? ऑब्वियसली नहीं किया था। ठीक है, मतलब अगर सेल 1 है तो भी वो लिविंग आएगा, और अगर मोर देन 1 है तो भी वो लिविंग की कैटेगरी में आएगा। तो इतना समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसमें हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ब्रिक से, कि जैसे हमारा एक ब्रिक होता है वो किसी भी वॉल का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, इतना क्लियर था? तो इसी तरह हम लोग वॉल को ब्रिक को हम लोग किससे रिलेट करते हैं बच्चों? सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? सेल बनाया एक। ठीक है, फिर हमने जैसे ब्रिक को बाय यूजिंग सीमेंट एंड सैंड हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। हमने यहाँ पर सेल को भी क्या करवा दिया? ग्रुपिंग करवाई। ठीक है, और उसी ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों टिश्यू। ठीक है, टिश्यू इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी आप जब लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये क्या होता है। अभी आप लोग बता देखो टिश्यू क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद यही टिश्यू आगे चल के क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन बनाएंगे, और उसी से क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम, और उससे बन गया ऑर्गेनिज्म। फिर सेकंड में हमने देखा कि हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो जिसके पास एक ही सेल हो। उस केस में भी बच्चों वो कैसा है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर एकदम? अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ पे। यूनिट ऑफ लाइफ देखो बच्चों, इसमें समझ आएगा। अगर मुझे जिंदा रहना है, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को जिंदा रहना है बच्चों, तो वहाँ पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कि उसके बॉडी में जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ठीक है, जो हमारे लाइफ प्रोसेस है वो क्या हो? वो क्या बोलते हैं? फॉलो अप होते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके बॉडी में लाइफ प्रोसेस होते रहना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है इतना? तो यहाँ पर बच्चों अगर मेरे पास ऑर्गन ही नहीं होगा, ठीक है, सेल ही नहीं होगा, दैट मीन्स कि मैं वो जो फंक्शन है, वो जो हमारे लाइफ प्रोसेस है उसको नहीं कर सकती। ठीक है ना? मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एक पर्सन है अगर वो अलाइव रहे, दैट मीन्स उसको क्या चाहिए? सेल चाहिए, और वही क्या करने चाहिए? ये जो आपका ऑर्गन है, ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो करने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं ये क्यों नहीं बोली कि टिश्यू होना चाहिए? क्योंकि बच्चों इस केस में तो हमने देखा टिश्यू नहीं है, पर यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? जो भी लाइफ प्रोसेस होंगे वो ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है उनका, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर चाहे एक सेल हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों ही केस में बच्चों क्या हो जाएगा? दोनों ही केस में हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं अगर उनके पास सेल है। मतलब अगर किसी के पास लाइफ है दैट मीन्स उसके पास क्या है बच्चों? सेल है। ठीक है, इतना समझ आया? तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म बना दिया और यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म बनाया, दोनों ही केस में ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जो एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट लाइन है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई एनसीईआरटी की? यही था उसका मतलब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस पर ध्यान दो। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, ये अभी मैंने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है बच्चों, अब आता है कि हमारे सेल भी है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस में हमारे सेल को क्या किया गया है बच्चों? क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? तो फर्स्ट हो जाता है बच्चों आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और सेकेंड है बच्चों आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा 7 से स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे, ऐसा होता है ना? कितने सेल होते हैं बच्चे इसके पास? अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है बताइए? बताइए बच्चों, अमीबा के पास कितने सेल होते हैं? मल्टी सेलुलर।
ठीक है, याद होगा ये, ठीक। अब यहाँ पे आओ, इसके बाद हमने देखा था जो हमारा किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा था, वहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म देखे थे हमने, यूनिसेलुलर, ठीक है। मतलब पूरे हमारे किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो हमने क्लासिफाइज बेसिस पे किया था कि वहाँ पर क्या होंगे, हमारे यूनिसेलुलर वाले होंगे। उसके अलावा जो हमारा फंजाई होता है, ये होते तो मल्टी सेलुलर है, पर इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यीस्ट होते हैं, है तो ये हमारे किंगडम फंगी के ही, पर ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसमें इतना क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम्पल देख लिया आपने मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के। अब मैंने पहले एग्जाम्पल क्यों बताया, देखो बच्चों, जब हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो एक अमीबा भी मल्टी सेलुलर है, एक ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर है, पर इनकी जो क्या बोलते हैं लाइफ प्रोसेस करने का तरीका है वो क्या थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली यूनिसेलुलर में भी ऐसा ही डिफरेंस होता है कि इनके पास सेल है तो इनका तरीका अलग होगा, लिविंग ये भी होंगे, बस तरीका अलग होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यूनिसेलुलर कितने सेल के बने हुए होंगे, तो मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, और हमारे मल्टी सेलुलर सेल मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मेन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिसेलुलर है, कम सेल है, मतलब लाइफ एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास भी क्या है, दे आर एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब उनको भी ऐसे ज़रूरत नहीं है किसी और की, मतलब ये अपने एक ही सेल को क्या करेंगे, सारा फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी एबिलिटी है कि वो अपना हर एक फंक्शन करेंगे उसी एक सिंगल सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिनट ना, यस, इज इट विजिबल टू यू, ओके। नाउ तो मैंने इसमें क्या बोला कि दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये भी अपना लाइफ जो है, अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब इनको भी किसी और की ज़रूरत नहीं होती कि किसी और के साथ जाके कुछ काम करें या फिर उनके साथ रहेंगे तभी होगा, मतलब ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहेंगे तभी ये काम करेंगे, ये अपने एक सेल से ही पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करने वाले, ठीक है। अब दे आर ऑल्सो एबल टू परफॉर्म all important functions, ठीक है, मतलब ये अपने एक सेल से सारे फंक्शन भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो बच्चों अब हो गई, मल्टी सेलुलर है तो हो गई, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, उसके लिए पहले मुझे ये बताओ कि मल्टी सेलुलर की जब हम बात करें, मान लीजिए हमारा ह्यूमन ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमन में बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला नर्व सेल है ये, तो नर्व सेल है, दैट मीन्स ये क्या करेगी बच्चों, तो ये करेगी ब्रेन से रिलेटेड काम, नर्व सेल ब्रेन, ठीक है। इसके बाद बच्चों जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मसल सेल्स है, इनका काम क्या होता है, तो हमारे मसल्स की हेल्प करेंगे। उसके बाद मैंने बोल दिया आरबीसी है, तो ये क्या करेंगे, ब्लड सेल है, तो ब्लड में जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब कराएंगे। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर के केस में क्या है, अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग सेल भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनके पास क्या है कि एक ही सेल है और वही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंगे, पर यहाँ पर हर एक फंक्शन के लिए क्या है, हमारे पास एक अलग सेल है। अब आते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया है, आने वाला है, ठीक है, तो आपकी मम्मी को कॉल आया कि हाँ बहन जी हम आ रहे हैं, तो मम्मी का रिएक्शन क्या होता है कि जल्दी से घर की साफ़ सफाई करो और जो भी नाश्ता वगैरह मंगाना है वो मंगा लो। तो उन्होंने क्या किया, आपकी बहन है, आप हो घर पे और क्या बोलते
आपके पापा हैं, सब हैं अभी घर में। तो मम्मी ने क्या किया, बोला कि मम्मी बोले कि मैं जा रही हूँ किचन में, आप लोग और आप लोगों को भी कुछ कुछ काम अलॉट कर दिया। जैसे पापा को बोल दिया कि आप जाइए बाहर से जो भी सामान है स्नैक्स वगैरह वो लेके आ जाइए, और मम्मी खुद ऐसे क्रॉकरीज वगैरह निकालने लग गई, और आपको और दीदी को उन्होंने बोल दिया कि आप लोग रूम की सफाई करो, ठीक है। तो अभी काम कितने हैं बच्चों, तो एक हो गया रूम क्लीनिंग, और एक स्नैक्स लाना, और उसके लिए प्लेट्स वगैरह का अरेंजमेंट करना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग 3 काम है। पर यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, 3 लोगों को ऐसा काम अलॉट किया है, या फिर बोल सकते हैं कि ये काम तो मम्मी ने करे, ये दोनों 2 लोगों को कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि अब सेकेंड डे फिर कोई गेस्ट आ रहे, पर इस बार घर में कोई नहीं है, तो अब मम्मी को ये सारे काम अकेले करने, सिंगल हैंडली करने, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, काम तो होगा बच्चों, पर फास्ट किस में होगा, तो ऑब्वियसली ए वाले में क्या होगा बच्चों, फास्ट होगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए वाले में जो भी आपका काम हो जाएगा वो फास्ट होगा, ठीक है, और एप्रोप्रिएट वे में भी होगा ना। कैसे, तो बच्चों यहाँ पर तो अलग अलग लोगों के पास टाइम भी है उतना, यहाँ पर इनके पास क्या होगा, स्लो होगा, और वो उतना अच्छे से एप्रोप्रिएट वे में भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट देना। अब यहाँ पर आओ, ब्रेन का काम है तो सिर्फ नर्व सेल करेगा, मसल सेल का वहाँ कोई रोल नहीं है, आरबीसी का वहाँ कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ ब्रेन का काम है तो हमारे ब्रेन सेल काम करेंगे, मसल का काम है तो सिर्फ मसल सेल काम करेंगे, आरबीसी का काम है तो सिर्फ आरबीसी काम करेंगे। मतलब कोई कूद नहीं रहा है एक दूसरे के काम में, सबको पता है कि हाँ प्रॉपरली मेरा ये फंक्शन है एंड आई हैव टू फॉलो इट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा ये भी कर लूँगा, ऐसे में क्या होता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ के जाता है और फिर चीज़ें ब्लंडर होने लग जाती है, ठीक है। पर इस केस में जब आपको पता है, जैसे अभी मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ एकदम प्रॉपर है। पर अगर मैं ही भूल जाऊँ कि मुझे पढ़ाना है कि पढ़ना है, या फिर आप भूल जाए और आप अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप बार बार आके बोल रहे नहीं मैम ये नहीं मैं पढ़ाऊँगा मैं पढ़ाऊँ, तो ये डिस्टर्बेंस कॉज होगा। तो क्या हो रहा है मल्टी सेलर में कि हर एक सेल को पता है कि मेरा ये काम है और मुझे यहीं पर स्टक रहना है, वो किसी दूसरे काम पर नहीं कूद रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इजी है ये, ठीक है। इसमें आप चाहें तो एग्जाम्पल लिखेंगे, यीस्ट हो गया आपका और किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ह्यूमंस, और एक और मैंने बताया अमीबा, ठीक है। क्लियर है, इतना इजी था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आओ, अब इसको अब ये समझ जाएगा, इसको अंडरलाइन करिए बच्चों अपने एनसीईआरटी में। तो सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, और उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, क्लियर है एकदम, किसी को डाउट है इसमें, नहीं, आगे बढ़े, चलो। अब बच्चों आती है सेल की डिस्कवरी। क्या होता है बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल, तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था सेल की। तो सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या किया था इन्होंने, तो बच्चों जो हमारा बार्क होता है ना किसी भी ट्री का, है ना, जिसको छाल बोलते हैं, उस बार्क पे इन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने जब उसकी स्टडी करी तो इन्होंने देखा कि वो जो स्ट्रक्चर था ना हमारे बार्क का, वो कुछ उनको ऐसा दिख रहा था। कुछ ऐसा, ये तो मैं फिर भी थोड़ा अच्छा ही बना रही हूँ, 1 मिनट,
रुक जाओ, मैं आपको प्रॉपर इसे शेप नहीं था ना, ये देखो कुछ इस तरह से। ये ऐसे थोड़े इरेगुलरिटीज दिखे थे, पर उन्होंने क्या बोला कि ये जो अभी जैसे मैंने बताया ना कंपार्टमेंट छोटे छोटे से मैं बना रही थी ना वैसा, तो यहाँ पर उनको दिखा कि जो हनी कोम वाला जो कंपार्टमेंट होता है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला कि अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया था बच्चों, ये जो हनी कोम्ब लाइक कंपार्टमेंट से, इन्हीं को उन्होंने नाम दे दिया था सेल। उन्हीं को उसको नाम दे दिया सेल, ठीक है। तो उनको कहां पर मिला था, तो ट्रंक ऑफ अ ट्री, या नहीं बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो ये उनको कहाँ पे मिला था, जो ट्री का बार्क था, ठीक है, वहां पर उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कुछ इस तरह से, मतलब हनी कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट उन्होंने देखे और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, सेल। पर बच्चों यहाँ पर जो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी वो किसकी स्टडी की थी, तो ही स्टडीड अबाउट डेड सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो उन्होंने स्टडी करी बच्चे वो किसकी थी, डेड सेल की थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी तो करी, पर उन्होंने कौन से सेल की डिस्कवरी करी बच्चों, एक डेड सेल की करी, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या करा था, सेल की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोला मैंने, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या होता है बच्चों साइटोलॉजी, क्या होता है साइटोलॉजी, तो देखो बच्चों कोई भी अगर पर्सन है और वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, मतलब जो भी स्टडी करी, तो वही से उसी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोलॉजी, ठीक है। अब जब उन्होंने ये स्टडी कर रहे थे हमारे सेल की, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था बच्चों, इसी के साथ उन्होंने बताया था कि सेल वॉल क्या होता है। मतलब उन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी तो किया, ठीक है, सेल की डिस्कवरी तो करी, उसके साथ साथ ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल, ठीक है। समझ आया, यहीं पर लिख दे, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। अब देखो ये समझ आ गया साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। एक मिनट ना, मैं यहां पर अमीबा कहाँ लिखवाई, अरे बच्चों अमीबा आपका ना इसमें आता है ना, ठीक है। अमीबा आपका क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहां पर भी करेक्शन करेंगे आप लोग, क्या है अमीबा हमारा बच्चों, अमीबा है हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है इतना, ठीक है। एक बार और समझा दूं क्या मैं ये, यहाँ पर जो अमीबा होता है उसके पास एक ही सेल होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा अमीबा है किस कैटेगरी में आएगा, यूनिसेलुलर में आएगा, ठीक है। समझ आया, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे ना हम लोग, ही ऑल्सो डिस्कवर सेल वॉल। अब आगे बढ़ते, एक मिनट, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। अब बच्चों जब ये डेड सेल की डिस्कवरी हो गई ना, उसके बाद हमारे जो लिविंग सेल था ना उसकी भी डिस्कवरी हुई, तो दैट वाज गिवन बाय ए वी लुवेनहुक। किसने किया था,
AV लीवेनहुक, ठीक है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी बच्चों? तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक है। तो यहां पर उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी बच्चों? लिविंग सेल की। किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहुक ने, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आया? अब आते हैं बच्चों, इसी के साथ एक और आपके एनसीईआरटी में गिवन है, रॉबर्ट ब्राउन। अब बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? तो इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। तो हमारा जो सेल की डिस्कवरी थी और जो सेल वॉल की डिस्कवरी थी, दैट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक, ओके। एंड आफ्टर दैट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एवी लीवेनहुक ने, ठीक है। और जो थर्ड था हमारा न्यूक्लियस की, उसकी स्टडी किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना आपके लिए, ये याद रखना कि ये कब हुआ था। ये नीट में क्वेश्चन आया था कि जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने किसकी और कब डिस्कवरी की थी, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड व्हेन, ठीक है। मतलब आपको रॉबर्ट ब्राउन भी बताना पड़ेगा और ये 1831 में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे एनसीईआरटी की लाइन। देखो, एंटन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ठीक है। तो लाइव सेल किसने बताया था सबसे पहले? तो हमारे एंटन वॉन लीवेनहुक ने, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो हमारे सेल होते हैं वो लिविंग भी होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी सेल के लिविंग वाले, दैट वाज डन बाय एंटन वॉन लीवेनहुक। आफ्टर दैट रॉबर्ट जो हमारे ब्राउन थे, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी बच्चों? उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियस? तो सपोज ये हमारा सेल है, तो ऐसे सेंटर पे सेंट्रली लोकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाट? न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये सब डिस्कवरी करना ऐसा नहीं है कि हम अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि बच्चों देखो ये सेल है, तो आपको दिखेगा नहीं वो, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी सेल विथ अ नेकेड आई, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? अलग अलग उन्होंने डिस्कवरीज की थी। तो एक डिस्कवरी उसमें ये भी आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा क्या हो सकता है? स्टडी हो सकती है किसी भी, हम लोग जो भी सब्सटेंस वगैरह देख रहे हैं, जो भी सेल देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना बच्चों, तब पता चला था कि यहाँ पर हमारा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो दैट वाज डन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेल में लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, जो हमारा वैक्यूल्स हो जाते हैं, जो हमारा गोल्गी पैटर्स हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कैसे हुआ? तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करवाऊंगी आप लोगों को। यहां पर आओ। सेल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? सेल का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? सो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्यों बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो बच्चों देखो, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया कि समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो यहां पर आओ, अगर ऑर्गेनिज्म को बनना है तो उसके लिए क्या बनना चाहिए? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को बनना है तो क्या बनना चाहिए? ऑर्गन। ऑर्गन को बनना चाहिए तो टिश्यू, और टिश्यू को बनना चाहिए तो सेल, ठीक है। इतना तो क्लियर था अपने को। अब मुझे ये बताओ, यही सब तो है ना हमारे स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन से ही तो जुड़ के हमारे पूरा बॉडी बनता है ना, इसी से तो बनता है ना पूरा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम कहते हैं, और ये कैसे बना बच्चों? सेल से बना ना। तो क्या हो गया? सेल ही तो हमारे क्या करे? स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे अमीबा हो,
चाहे कोई और ऑर्गेनिज्म, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, यीस्ट हो, उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है दैट इज डन बाय सेल। ठीक है, अगर सेल नहीं होगा तो स्ट्रक्चर बच्चों कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब हम फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आओ। अगर ब्रेन का कुछ फंक्शन करना होगा तो कौन करेगा, हमारा नर्व सेल। क्लियर है, मसल का कुछ फंक्शन होगा तो मसल सेल, ब्लड का कुछ फंक्शन होगा तो आरबीसी। ठीक है, तो बच्चों अगर ये सब करवाना है तो उसके लिए भी क्या नेसेसरी है, सेल ना। अगर मैं बोल दूं कि ब्रेन का काम है पर नर्व सेल नहीं है एक भी, तो वहाँ पर क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। मतलब हमारे सेल कैसे हैं बच्चों, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी कौन करवा रहा है बच्चों, सेल करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यही हमारा स्ट्रक्चर बनाता है और इसी के थ्रू हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होने होते हैं वो होते हैं। क्लियर है इतना। और यहाँ पर भी मैंने करेक्शन करवाया कि अमीबा कहाँ पर आएगा, यूनिसेलुलर में आएगा। ठीक है, हमने इसको गलती से मल्टीसेलुलर में लिखा था, पर ये किस में आएगा, अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है इतना। स्ट्रक्चर मैंने शायद यूनिसेलुलर का ही बनाया था, लिख मैंने मल्टीसेलुलर दिया था, है ना। हाँ, स्ट्रक्चर हमारा एक यूनिसेलुलर वाला है। ठीक है, लिखने में हमारे मिस्टेक हुआ था, मल्टीसेलुलर लिख दिया था। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल तक। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों हमारी सेल थ्योरी में। क्या थी सेल थ्योरी, तो देखो इसको याद करने के लिए फिर आओ हमारे दो साइंटिस्ट के ऊपर। एक थे हमारे स्केल्डन और दूसरे थे हमारे शिवान। ठीक है, तो उनका नाम लिखिए, एम स्केल्डन। ठीक है, और सेकेंड थे टी शिवान। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे स्केल्डन थे ना बच्चों, ये थे हमारे बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट मतलब क्या होता है, आज मैं जो भी आपको टर्म बताऊंगी ना वो ऐसे नोट में लिखते जाऊंगी। ठीक है, तो इसको कहीं ऐड करवा दें, यहाँ पे कर दूं, हाँ बस इसी के पहले कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक टर्म देखा था, आप भी चाहो तो कहीं पर नोट डाल के लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट बहुत रहता है। तो फर्स्ट हमारा था साइटोलॉजी, अब मैंने बोल दिया बोटैनिस्ट, और उसके आगे मैं बोलूँगी जूलॉजिस्ट। देख रहे हो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। स्टडी ऑफ सेल, कोई क्या बोलते हैं साइटोलॉजी। बोटैनिस्ट मतलब जो अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट। ये कहाँ से आया बच्चों, तो देखो हमारा जो बायोलॉजी है उसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी होता है ना। बॉटनी मतलब क्या, प्लांट वाला पार्ट। जैसे मैं आपका क्या करवाती हूँ, बॉटनी करवाती हूँ, तो हम लोग जब भी डील करते हैं प्लांट से डील करते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, और जैसे जूलॉजी की जब बात करते हैं बच्चों, तो जूलॉजी हमारा क्या हो जाता है, एनिमल से रिलेटेड। तो वो जो पर्सन, अच्छे से लिख देते हैं, मैडम आलस करेगी तो बच्चे तो फिर, है ना, हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अब देखो हमारे जो स्केल्डन थे वो क्या थे बच्चों, ये थे एक बोटैनिस्ट। मतलब ये किसकी स्टडी करने वाले हैं बच्चों, ये स्टडी करने वाले हैं प्लांट की। ठीक है, और ये है हमारे जूलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब इन्होंने किसकी स्टडी करी थी, एनिमल की, और इन्होंने स्टडी करी थी हमारे प्लांट की। ठीक है, अब देखो बच्चों ऐसा कुछ नहीं था कि अगर हम जब सेल थ्योरी पढ़े तो ये एक साथ कर रहे हैं। इनका जो हमारा स्टडी था वो अलग अलग ही इन्होंने किया था। दैट मीन्स इन्होंने किया था 1838 में, जहां पर भी मैं ईयर लिख दी दैट मीन्स वो ईयर इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, और इन्होंने वही स्टडी करी थी 1839 में, मतलब ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने स्टडी करी थी। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैं प्लांट की स्टडी कर रहा हूँ तो मैं एनिमल की करूँ। इन्होंने अलग अलग स्टडी करी, उसके बाद दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया गया कि यही बच्चों क्या है, हमारी सेल थ्योरी है। अब इन्होंने ऐसा किया क्या था, तो बच्चों देखो
ये बोटानिस्ट है, मतलब प्लांट की स्टडी कर रहे थे, और ये हमारे जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये एनिमल की स्टडी करते थे। तो इन्होंने क्या किया ना बच्चों कि अपने अपने फील्ड में स्टडी करी। तो इन्होंने देखा, हमारे जो स्केल्टन थे उन्होंने देखा, ठीक है, कि जो प्लांट है, हर एक प्लांट है किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, और वही क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने देखा कि हर एक प्लांट जो है वो किसका बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, और वही सेल आपस में जोड़ जोड़ के क्या कर रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो ये किसने बताया, स्केल्टन ने। ठीक है, फिर शेवान जो थे उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक एनिमल किसका बना हुआ है बच्चों, हर एक एनिमल सेल का बना हुआ है, और उसी से फिर क्या बन रहा है, टिश्यू। आप लोग भी पानी पी लीजिए। अब देखो, तो ये जो हमारे स्केल्टन थे, ये क्या थे बच्चों, ये थे जर्मन, और ये थे बच्चों इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब इनके स्टडी पे आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, तो इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल विच फॉर्म्स टिश्यू। ठीक है, मतलब हर एक प्लांट किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, और वही सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, और इन्होंने भी बच्चों सेम स्टडी करी थी, किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो ही स्टडीड एनिमल्स। क्लियर है इतना? अब देखो, अब वहां तक तो खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है, दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। आगे चल के अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा लिख दूं, वरना तुम ही लोग बोलोगे मैम क्या लिख दिए। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों। तो जब उन्होंने डिस्कवरी की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक थिन आउटर कवरिंग होता है किसी भी सेल में। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मैं क्यों बोली किसी भी सेल में, तो बच्चों देखो प्लांट सेल में तो वो बदल जाता है, वहाँ पर पहले सेल वॉल होता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पर एनिमल सेल में तो ये आउटर कवरिंग ही है ना, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो थिन आउटर कवरिंग, क्योंकि प्लांट सेल में भी ये जो हमारा सेल वॉल है ना उसके साथ मिलके ये भी कवरिंग ही बना रहा है। ठीक है, काम इसका प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। अब देखो बच्चों, ठीक है, एनिमल का स्टडी करते जूलॉजिस्ट से, पर इन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी प्लांट की भी कर ली। तो इन्होंने बताया सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि हमारा जो सेल वॉल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बच्चों वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट्स में। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा जो सेल वॉल है वो सिर्फ हमको प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी एनिमल में हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो सेल वॉल क्या है, एक यूनिक फीचर है, किसका है बच्चों, प्लांट्स का। ठीक है, तो जब यही दोनों आपस में मिले, एक स्टडी हुई थी 1838 में अलग अलग, ठीक है, और एक स्टडी हुई थी 1839, मतलब दोनों ने अलग अलग स्टडी करा और इसी को जब आपस में जोड़ दिया तो बच्चों वो क्या बन गया, सेल थ्योरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है बच्चों, एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ, ध्यान से सुनेंगे ये वाला, रुडोल्फ विर्चो। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला इन्होंने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ई का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, तो बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब था सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब हमारे आसपास जितने भी सेल है वो कैसे बने हैं बच्चों, तो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू। दैट मीन्स कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था कि हर एक जो सेल है वो कैसे बना हुआ है, तो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें डिवीजन हुई तभी क्या बना, एक नया सेल बना। ठीक है, तो सेल थ्योरी
प्लस रुडोल्फ विर्चॉस थ्योरी, यही दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए बच्चों, यही दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है बच्चों, जो शेल्डन और शिवान ने दिया था कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने हुए हैं, हमारे सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने बताया कि हर एक जो सेल है वो कैसे अराइज होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, और इसी को उन्होंने नाम दे दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब एनसीईआरटी खोलो। अच्छा हाँ ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल, ओके। अब आता है बच्चों साइज एंड शेप ऑफ द सेल, ठीक है। स्टार्ट करें, साइज एंड शेप ऑफ द सेल। तो बच्चों पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शेप है, तो किसी भी बच्चों सेल का जो शेप होता है ना, वो किस पे डिपेंडेंट होता है। तो मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था कि अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, यहाँ पर बनाया था ना मैंने, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारा नर्व सेल है कैसा बना हुआ है, वैसे ब्रांची जैसा दिख रहा है ना, ब्रांची और लंबा भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि इसको पता है इसका क्या काम है, इसका काम है जैसे अगर मेरे पैर में चोट भी लगती है तो वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन तक कौन आएगा, नर्व सेल आएगा। मतलब कि इनका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, अपना जो स्ट्रक्चर है, जो अपना शेप है, वैसे ये एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी हमारा किस शेप में होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है बताओ। बाई कॉन्केव सुना है, क्या होता है बाई कॉन्केव, यही तो है आरबीसी का शेप। देखो बच्चों रहता तो ऐसे वो सर्कुलर राउंड ही है, पर उसके बाद क्या होता है उसका जो न्यूक्लियस, आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, चले जाता है, ठीक है। तो वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाता है, उसी कारण से क्या हो जाता है, उसका जो शेप है ना ऐसे हम लोग को बाई कॉन्केव दिखेगा। मतलब बीच से हम लोग को जो सेंटर है ना वहां पे थोड़ा सा वो पिचका हुआ दिखेगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका फंक्शन ऐसे कि ज़्यादा सरफेस एरिया रख सके हीमोग्लोबिन को रखने के लिए। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो शेप होता है किसी भी सेल का, इट डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन, it depends upon the function they are performing, ठीक है। मतलब ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसी के डिपेंडेंट में इनका क्या हो जाएगा बच्चों, इसी के डिपेंडेंट में इनका उसी का डिपेंडेंट क्या हो जाएगा कि उनका शेप क्या है। नाउ मूविंग टू साइज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का। बच्चों देखो यूकैरियोटिक जो सेल होता है ना उसका जो साइज है दैट इज 10 to 20 म्यूमीटर, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, मैं इधर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ ना, ठीक है। तो देखो जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल होंगे उनका मोस्टली क्या होगा, 10 to 20 म्यूमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोकैरियोटिक। तो बच्चों इसको 10% कम कर दो, तो 1 to 2 म्यूमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा पीपीएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का बच्चों जो साइज होता है 0.1 to 0.2 म्यूमीटर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा वायरस। इधर ही से मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया, रुक जाओ अब भी बताती हूँ तुम लोगों को। 0.2 to 0.02 म्यूमीटर ये वायरस का साइज हो गया। ये हमारे पीपीएलओ दैट इज माइकोप्लाज्मा का साइज हो गया 0.1 to 0.2 म्यूमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 2 म्यूमीटर। यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20। मुझे ये बताओ पहले, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी वायरस क्या है। इज वायरस लिविंग और नॉन लिविंग?
जल्दी से इसका आंसर बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तब तक मैं आगे बताती हूँ, मुझे इसका आंसर आप ही लोगों से चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे साइज हो गया यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का, और हमारा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का और वायरस का, ठीक है। तो ये क्या देख लिया हमने, साइज। तो यहाँ पर देखो साइज में कितना वेरिएशन है, ठीक है। कुछ बड़े हैं, कुछ सेल हमारे छोटे हैं। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि हमारा अलग अलग जो साइज है सेल का वो अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको शेप भी बता दिया। तो बच्चों देखो जो शेप होगा ना वो अलग अलग हो सकता है, जैसे हमारा जो कोकस हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इस टाइप का हमको अलग अलग शेप भी देखने को मिलते हैं। अब ये शेप होंगे कैसे, तो बच्चों ये शेप जो होता है हमारा किस पे डिपेंडेंट होता है, तो ये बच्चों हमारा पूरा डिपेंडेंट होता है किस पे, जो हमारे सेल है उनका जो भी फंक्शन होगा ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो ये वाला देखो पहले, यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर देखो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है तो 10 to 20 म्यूमीटर, ठीक है। उसके बाद एक जो बैक्टीरिया होता है दैट इज अवर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात हो रही है। इसका साइज देखो कितना है, 1 to 2 म्यूमीटर। पीपीएलओ दैट इज अवर माइकोप्लाज्मा, इसमें कितना होता है 0.1 म्यूमीटर, और जो वायरस है हमारे 0.02 से उल्टा लिख, ठीक है, म्यूमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब वापस आओ, ये क्वेश्चन का आंसर आया। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। चलो आगे बढ़े। तो देखो जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं साइज से, शेप और एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जैसे कि हमारा जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, जो हमारा पीपीएलओ है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। यहाँ पर देखो ओनली 0.3, और जो आपका वहाँ पर डायग्राम है वहाँ पर क्या है 0.2, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का क्या लिखा था, सॉरी 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। डायग्राम में भले जो भी दिया पर आप थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। समझ आया? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया हमारा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है वो 3 to 5 म्यूमीटर का होता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन की भी बात हो रही है, पर अपन थ्योरी पे ही जाएंगे, ठीक है। अब आता है जो हमारा लार्जेस्ट आइसोलेटेड होगा, तो वो एक होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो हमारा ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट माना जाता है, और जो हमारा नर्व सेल है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये देखो नर्व सेल्स आर दी लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रेड ब्लड सेल है आर अबाउट 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और नर्व सेल क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट सेल है। अब जो हमारे शेप है उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वेरी कर रहे, कैसे वेरी कर रहे कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। जैसे अभी हमारा कॉलमनर है तो ऐसे कॉलम के जैसे लंबे लंबे होंगे, क्यूबॉइड है तो ऐसे क्यूब लाइक होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे जो सेल है वो अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे उनका अलग अलग शेप है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये देखो यहाँ पर आओ, जैसे रेड ब्लड सेल राउंड है या फिर बाइकॉनकेव है, क्लियर है इतना, ठीक है। राउंड या बाइकॉनकेव हो सकते हैं। जैसे हमारा अमीबॉइड होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो WBC है, इनका काम क्या है, बैक्टीरियाज को किल करना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं उनको किल करना, ठीक है। तो इनको अमीबॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमीबा कैसा होता है, इरेगुलर इन शेप होता है ना, तो यहाँ पर भी इनका शेप कैसा इरेगुलर है, तो इनको भी क्या बोल दिया गया, अमीबॉइड। अब आते हैं जैसे हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल है, तो देखो लॉन्ग है और नैरो है, तो ये देखो लॉन्ग भी है और नैरो, पतले भी है, ठीक है। फिर आता है हमारा नर्व सेल, ये ब्रांच और लॉन्ग बनाए गए कि ये अलग अलग जगह अपनी ब्रांचेस को फैला सके और लंबा रहे, सो दैट हमारे पूरे बॉडी को कवर करे। इसके बाद आता है ट्रेकिड। ट्रेकिड तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। ट्रेकिड का काम क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी कैसा बनाएंगे, इलोंगेट बनाएंगे कि ये रूट से करे, पानी को ले, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचाए, हमारे जो एक टॉप मोस्ट लेयर होगा, जैसे हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपाइसिस हो गया, वहाँ तक लेके जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में हम देखा था राउंड और ओवल दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा पेलिसेड पेरेन्काइमा, तो वहाँ पर हमने देखा था कुछ ऐसा था,
और जो हमारे स्पॉन्जी था वहाँ पर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये हमारे मीजोफिल सेल हो गए। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन परफॉर्म करे, क्योंकि मीजोफिल सेल को क्या है, क्लोरोप्लास्ट अपने ऊपर रखना है, तो जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन्होंने क्या किया, अपना शेप भी वैसा ही रखा है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसी में आओ, तो यहाँ पर अपन ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करें, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर बच्चों जो हमारा आरबीसी है उसका क्या शेप है बच्चों, तो उसका शेप है राउंड और सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। ठीक है, यही शेप होता है ना। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है आरबीसी हमारा, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो हट जाता है, ठीक है, और उसका शेप क्या हो जाता है बच्चों, राउंड और बाइकॉनकेव। इसका हमने क्या देखा था, डायमीटर, तो 7 इन डायमीटर। याद रखना यहाँ पर लेंथ ब्रेथ नहीं बता रहे अपन, डायमीटर बता रहे, ठीक है। राउंड है, सर्कुलर, तो डायमीटर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है, यहाँ पर ये बना सकते हो राउंड और ये ऐसा बाइकॉनकेव, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट में आता है बच्चों हमारा नर्व सेल। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस पता है? लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा और लार्जेस्ट मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, ठीक है। तो नर्व सेल हमारा लॉन्गेस्ट होता है और हमारा जो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है वो क्या है बच्चों, वो लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, पीपीएलओ, दैट इज आवर माइकोप्लाज्मा। क्लियर है इतना? इजी है ये, ठीक है। बेटा आप लोगों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया कि हमारा जो वायरस होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो बच्चों, वायरस लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग कब होगा, इनसाइड द होस्ट, और नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। ये क्या आया, होस्ट क्या होता है? तो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए कि वायरस अभी बाहर कहीं घूम रहा है, आपके घर के छत पे घूम रहा है, टहलने आया है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो नॉन लिविंग है क्योंकि उसके पास कोई सेल नहीं है, ठीक है। अभी वो बस घूम रहा है, हवा में है वो, ठीक है। अब आप भी छत पे टहलने गए, अब उसको कौन दिखा, अपना शिकार दिखा। कौन है उसका शिकार, तुम हो उसके शिकार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। इसके बाद अब वो क्या कर सकता है बच्चों, रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब अब उसमें क्या होगा बच्चों, अब वो अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने जो अपनी पॉपुलेशन है उसको और इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब तुमसे लड़ना है, तुम उसके दुश्मन हो, तो भाई अपने तो वो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध करने के लिए क्या खड़े, सैनिक तो खड़े करेगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही उसको किसी होस्ट के अंदर भेजोगे, उसके अंदर एकदम ऐसे ओ भाई गॉड पावर आ जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही वो बाहर आएगा तो फिर अब मैं क्या करूं वाला हो जाएगा। मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो किसी के बॉडी में नहीं है तब तक हमको उससे कोई डर की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे ही वो बॉडी में एंटर कर गया बच्चों, अब वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। तो इसी का मतलब होता है कि इनसाइड द होस्ट वो कैसा है, लिविंग है, और आउटसाइड द होस्ट वो नॉन लिविंग है, ठीक है। क्योंकि उसके पास खुद का कुछ सेल वेल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर वो किसका सेल यूज़ कर रहा है, आप ही की बॉडी का सेल, आप ही की बॉडी का सारा चीज़ें यूज़ करके वो अपने आप को डिवाइड करके आप ही की बॉडी को डैमेज कर रहा है। कोविड में होता था ना ऐसे कि वायरस हमारी बॉडी में घुस गया, बीमार होते थे, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि आपके ही बॉडी को वो डैमेज करके अपना प्रॉफिट कर रहा था। तो यही होता है बच्चों वायरस। क्लियर है? ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने,
चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। बच्चों टाइप्स ऑफ सेल में दो टाइप्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात एकदम। एक तो हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देख रहा था, दूसरा आता है बच्चों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड, एक मिनट ना, एक है हमारा प्रोकैरियोटिक, चलो, और सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। देखो बच्चों इसका आपको ज़्यादा बेसिक में तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, बस थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है बच्चों? प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियो कहाँ से लिया गया? तो कैरियन से। इसका क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। क्लियर? अब आते हैं यूकैरियोटिक में। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब वही न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये क्या है? तो बच्चों देखो क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला ट्रू न्यूक्लियस है, तो किसी भी चीज़ को ट्रू होने के लिए क्या चाहिए? कि उसके पास सारे ऑर्गन हो, सारा जो उसका जितना भी हमने पढ़ के रखा है कि ये स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ट्रू सेल है, दैट मीन्स अभी हम लोग आगे चल के जितने भी अभी कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़ने वाले वो सब उसमें जब प्रेजेंट रहेगा तभी वो क्या रहेगा? ट्रू सेल। जैसे तुम लोग वो करते हो ना एबीबास, एडिडास, वो किस बेसिस पे करते हो? कि अगर एडिडास है तो उसमें सारी क्वालिटी रहेगी जो एडिडास को हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि उसमें हो सकता है कंफर्ट मिले आपको, इस टाइप का आप बोल सकते हो एडिडास है। फिर एक आता है एबीबास वाला, तो उसको आप क्या बोलते हो? इस पर कंफर्ट नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये क्या है? ये नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एडिडास क्या है? एक ट्रू शूज़ है, ठीक है, और इधर वाला प्रिमिटिव मान लेते हैं। अब जब हम लोग ट्रू यूज करें दैट मीन्स उसके पास सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस की क्वालिटी ये होती है बच्चों कि वो ऐसे अपने आप को एक एनवलप में रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस होगा ना वो वेल डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ढंग से हमारा न्यूक्लियस तक डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ही नहीं ढंग का, तो इसलिए इसको बोल दिया गया कि प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। तो एक बार नीट में ना क्वेश्चन आया था बच्चों, वहाँ पर पूछा गया था कि मेन जो डिफरेंस होता है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो मेन डिफरेंस में आपको हमेशा ये याद रखना है, चाहे कितने भी ऑप्शन आ जाए जो सच लग रहे हो, पर अगर आपसे एक पूछा है तो आप हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फर्स्ट करेंगे, क्योंकि जो मेन डिफरेंस है वो इसी के बेसिस पे फिर फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है इनको। मेन डिफरेंसेस जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आया? अब देखो यहाँ पर अपन ना बीच बीच में लिखे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास नहीं है? तो इसके पास नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा जो न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस। किसके पास प्रेजेंट होगा ट्रू न्यूक्लियस? तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यूकैरियोटिक के पास, तो प्रेजेंट, और ये हो गया हमारा एब्सेंट। मोस्टली चीजें आपको यहां पर एब्सेंट ही दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर न्यूक्लियोलस हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में ये भी एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन आपका डीएनए के साथ होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग आगे ही देखेंगे, अभी सिर्फ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब क्या? तो बच्चों देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब क्या कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे सेल के, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब के अगर सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बताएंगे यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट होता है, पर ये हमारा जो प्रोकैरियोटिक होता है यहाँ पर भी ये एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर बच्चों एक आपका एक्सेप्शन आता है कि जो हमारा ब्लू ग्रीन है एल्गी होता है ना, उसमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक्सेप्ट प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर्स ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है इतना? अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा जो सेल वॉल है। सेल वॉल दोनों में होगा कि नहीं? तो बच्चों सेल वॉल होगा तो दोनों में, ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग जो कंपोजिशन देखेंगे ना वो अलग हो जाएगा। जैसे हमारा जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन वगैरह होते हैं, और जब हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं जैसे हमारा काइटिन हो गया और हमारा पेक्टिन हो गया, इस टाइप के सेलुलोज हो गए, इस टाइप के हमको मटेरियल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेड अप ऑफ पेक्टिन, सेल्यूलोज, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये किसका बना हुआ होता है बच्चों, ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, और हमारा क्या हो सकता है बच्चों, और हो सकता है हमारा हाँ इतना ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है बच्चों, प्रोटीन प्लस शुगर ना, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा जो इसका फ्लैजिला होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक होते हैं वहाँ पर जो फ्लैजिला बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना हुआ होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का, ठीक है बच्चों। देखो इसी से मैं आपको दोनों की थ्योरी भी बता दे रही हूँ, क्लियर है। और यहाँ पर लास्ट आता है आपका ट्रू वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब जो खाली स्पेस होते हैं फॉर स्टोरेज, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ट्रू वैक्यूल्स तो नहीं होते हैं, एब्सेंट, बट गैस वैक्यूल्स होते हैं। अब गैस वैक्यूल्स क्या है? तो बच्चों उस वैक्यूल्स में गैस भरा होगा, जैसे कोई कोई प्लांट होते हैं जो फ्लोट करते हैं, तो वही होता है गैस वैक्यूल्स के कारण ही वो उनको क्या करता है? बायंसी प्रोवाइड करता है सो दैट वो फ्लोट कर सके, ठीक है। क्लियर है? इतना हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन करवा दूं? चलो स्टार्ट करें बच्चों, आ जाओ जंग के मैदान में, दिखाओ अपनी काबिलियत। चैप्टर का नाम तो याद होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो देखो आ गया क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है बच्चों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या न्यूक्लियस। स्ट्रक्चरल मतलब क्या? जो स्ट्रक्चर बनाए, और फंक्शन मतलब क्या? जो फंक्शन करेगा। अब भी हमने पढ़ा है, क्या वो टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, सेल होता है या फिर न्यूक्लियस होता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो क्या कर रहा है, तो ये जो सेल है, ये सेल है, इससे क्या बना? टिश्यू बना,
और यही टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, और फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर आगे जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो सेल है वो क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर भी तो बनाना ना, इन्हीं सब ऑर्गन से क्या बन रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है बॉडी का, ठीक है। और फिर आपस में जब ये सेल मिल रहे हैं, जैसे हमारा नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, हमारा ट्रेकीड हो गया, ये सब तो है ना सेल के पार्ट, ठीक है। तो ये जब सेल आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, एक कोई भी पर्टिकुलर हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे क्या करे, ये अपना कोई भी जो इनका रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है, इनका जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेल है ये सब काम कौन करता है, सेल, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है लाइफ का दैट इज सेल। तो सेल का काम क्या क्या होता है, तो इसका काम होता है स्ट्रक्चर बनाना और फंक्शंस परफॉर्म करना, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं वो भी किससे बने हैं, सेल से, और जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं वो भी कौन करवा रहे हैं, सेल। तो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं इसलिए स्ट्रक्चरल, और फंक्शंस फुलफिल करवा रहा है इसलिए फंक्शनल। क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया सेल, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, चलो ये भी हमने आज के क्लास में किया है। जब भी हम स्टडी कर रहे हैं सेल्स की तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आर एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी एंड कैरियोलॉजी। चलो ये मैंने आज, ये चारों ही टर्म आपको पता है, चारों, दो तो हमारे चैप्टर के ही नाम थे, ठीक है, ये दोनों अब भी मैंने आपको बताया है। कैरियोलॉजी भी आपने पढ़ा है, कैरियो तक तो आपने पढ़ा है, जल्दी याद करो। एनाटॉमी मतलब क्या, किसी भी स्ट्रक्चर का इंटरनल फीचर्स देख रहा हूं, इंटरनल फीचर्स, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, एक्सटर्नल फीचर्स देखना, मतलब किसी भी प्लांट की या फिर किसी भी चीज़ की अगर हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी, और अगर इंटरनल फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी तो हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ सेल, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेल की स्टडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो हो गया साइटोलॉजी का। अब ये कैरियोलॉजी क्या होती है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप पढ़े हैं बच्चों, याद है मैंने आपको बताया था कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ये वहीं से लिया गया है। तो कैरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी सेल के न्यूक्लियस की स्टडी करें, न्यूक्लियाई की स्टडी करें, तो उसको हम कहते हैं कैरियोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज साइटोलॉजी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो गलत वाले देख लो, या तो अगर सही पता हो डायरेक्ट टिक करो, ठीक है। पर कभी भी पूरा ऑप्शन पढ़े बिना, जैसे मान लो अभी आपको पता था कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होते हैं, पर मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने साइटोलॉजी यहाँ पे बता दिया कि ये सही है, फिर भी मैंने आपको फोर्थ ऑप्शन बताया ना, क्यों, क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि हमको लगता है ये होगा, पर फिर जब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो पता चलता है ओ ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसलिए आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है। कभी भी एक ऑप्शन पढ़ के हाँ यही सही है नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, साइटोलॉजी हो गया ये। द लिविंग सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल पूछा है बच्चों, ठीक है। दो बार सेल की डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी वो डेड थी, सेकेंड वाले में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। और आपसे पूछा है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे फर्स्ट टाइम किसने की थी, योर ऑप्शंस आर लिवेनहुक, रॉबर्ट हुक, फोंटेना एंड रॉबर्टसन। चलिए इसका आंसर बताओ बच्चों। लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक कौन थे याद करिए, मैं बताऊं, चलो देखो बच्चों, सेल की डिस्कवरी दो लोगों ने की थी, फर्स्ट वन इज रॉबर्ट हुक एंड सेकेंड वन इज A.V. लुवेनहुक, है ना, यही हुआ था। अब देखो इनके डिस्कवरी में डिफरेंस क्या था बच्चों, इनके डिस्कवरी में डिफरेंस ये था कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे ना बच्चों, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड लिख रही हूं मैं, डेड सेल, ठीक है। तो डेड सेल उन्होंने कहाँ से किया था, जो ट्री का बार्क होता है। तो फिर जो दूसरी डिस्कवरी थी
जो लीवेनहुक ने किया था, इन्होंने किया था लिविंग सेल का, पॉइंट में इन्होंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, हमारे लीवेनहुक को, रॉबर्ट हुक को नहीं बच्चों। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी सबसे पहले करी थी, ठीक है, नो डाउट, पर यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसीलिए इनको सबसे बड़ी डिस्कवरी के कारण इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसी के साथ इन्होंने एक और डिस्कवरी की थी, किसी को याद है? याद है इन्होंने एक और डिस्कवरी की थी सेल के साथ, सेल वॉल, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर है लीवेनहुक। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े। मॉडर्न सेल थ्योरी में जब मैंने बताया था तब मैंने ये आपको करवाया था, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चॉ, रॉबर्ट ब्राउन एंड स्केल्डन। चलिए बताइए किसने बोला था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इसमें बोला गया है कि जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं ना, उसी से नए सेल बनते हैं। ये टर्म किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने बोला था? जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पढ़ते सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चों? स्केल्डन एंड शेवान ने, ठीक है। तो उन्होंने तो बता दिया कि सारे प्लांट और एनिमल किसके बने हुए, सेल के बने हुए, ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरी आई थी जिसमें बोला गया था ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या था? तो बच्चों इसका मतलब था यही, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चॉ ने ना, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैंने बोला ना, दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे एक भी साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी करे थे, तो ये तो हो ही नहीं सकते, पहले ये ऑप्शन अपन गलत कर देते, ठीक है। रुडोल्फ विर्चॉ बोल सकते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको चारों बता दूं फिर बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और जो हमारे स्केल्डन थे वो तो सेल थ्योरी बताए थे ना। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो एक स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट इज न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हम तो उसके बारे में बात करें। तो वो टर्म तो किससे दिया था? रुडोल्फ विर्चॉ। और इन्हीं के टर्म से सेल थ्योरी प्लस जो रुडोल्फ विर्चॉ का स्टेटमेंट था, यही क्या मिलके बनाया था बच्चों? मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया रुडोल्फ विर्चॉ। नेक्स्ट ये बताइए, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज, लार्जेस्ट सेल पूछा है ना बच्चों। चलो इसका आंसर बताओ। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो होता है बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको लार्जेस्ट बताया था, लॉन्गेस्ट बताया था एंड स्मॉलेस्ट भी बताया है, ठीक है बच्चों। तो जब लार्जेस्ट पूछ रहा है तो लार्जेस्ट में हमने क्या देखा था? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। लॉन्गेस्ट में हमने देखा था नर्व सेल, ठीक है। और स्मॉलेस्ट में हमारा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में, ठीक है। अगर लार्जेस्ट पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, ठीक है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिच भी दे देगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच भी दे देगा, उसके साथ साथ आपका नर्व सेल भी दे देगा। तो वहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि लॉन्गेस्ट पूछा है कि लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। देखो चलो इसको बताओ। चलो बच्चों इसको बताओ। लॉन्गेस्ट अब आपसे पूछ दिया, हाँ लॉन्गेस्ट पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट पूछा है ना, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, नर्व सेल, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। चलो बताओ इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग वही वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लॉन्गेस्ट होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पीपीएलओ देखते हैं। पीपीएलओ तो हमने बताया ना बच्चों, तो है तो माइकोप्लाज्मा ही, तो ये तो स्मॉलेस्ट होता है। और यहाँ पर तो फिर से हम लोगों को क्या दे दिया? माइकोप्लाज्मा, तो ये भी क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब नर्व सेल बच गया, ये क्या था हमारा? लॉन्गेस्ट। तो ये तो आंसर हो गया। अब इसके अलावा एक चीज़ और बताइए बच्चों मुझे कि मैंने आपको बोला था ना कि जो शेप होता है सेल का,
वो कैसा होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो हमारा जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि उसको क्या करना है, दूर दूर तक मैसेज लेके जाना है और मैसेज रिसीव भी करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांची होता है और उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ ये बताओ, ये अगर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको ये लाइन, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है यहाँ पर। और न्यूक्लियस का तो काम ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखना है ना, उसी में तो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। देखो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस और ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये तो यूकैरियोटिक में होता है, पर प्रोकैरियोटिक में हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो प्रिमिटिव टाइप वाले के लिए हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस ना हो के, ट्रू न्यूक्लियस ना हो के, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोलस तो अलग स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी ना उसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा और न्यूक्लियोसम भी नहीं होता। ठीक है, तो बच गया आपका न्यूक्लियोइड। वो देखियो आजकल AI वगैरह की टेक्निक से बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ह्यूमन लाइक बॉडी बना देते, ह्यूमनॉइड बोलते हैं ना, क्योंकि वो एक्चुअल में ह्यूमन तो नहीं है पर ह्यूमन जैसा है तो ह्यूमनॉइड बोलते हैं ना। तो ये ऑइड से याद रखो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्लियर है? हमारा जो मोमेंटम कोटा क्लास है ये आप लोगों के लिए लेके आया है बच्चों 7 डेज़ का फ्री डेमो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप आकर यहाँ पर आप बैठेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बियंस कैसा है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, आपका DPP वगैरह आपको रेगुलरली मिल रहा है कि नहीं, और आपके टीचर्स के साथ थोड़ा सा आपका डेमो डाउट्स वगैरह वो आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, सिर्फ हमारे मोमेंटम कोटा क्लासेस में। कहाँ पर है ये, तो बच्चों ये एक भिलाई में इंस्टीट्यूट है और कहाँ पर मिलेगा ये आपको, तो शॉप नंबर 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई में। ठीक है, उसके अलावा इस बार हमने कुछ नया लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, सो दैट आपका जो स्टडीज़ है वो और बेटर वे में हो। तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है ऑनलाइन बैचेस। ऑनलाइन बैचेस में बच्चों ये होगा कि मान लीजिए आप यहाँ पर आए भिलाई में और यहाँ पर आप हमसे ऑफलाइन जुड़े। ठीक है, तो उस ऑफलाइन में बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक ऐप भी मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको वो ऐप मिल गया, तो यहाँ पर जो भी क्लास होगी बच्चों, ठीक है, वो आपको जाएगी उस ऐप पे। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आपको ऐप में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी रीज़न से एब्सेंट होते हैं तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, उस क्लास को आप अपने घर से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वही सेम DPP आपको आपके घर पे भी मिल जाएगी और उसी ऐप में बच्चों आपको मिलेगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे अपना जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो भी चेक कर सकते हैं कि आप 3 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आपको कौन से पार्ट में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किस पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर आपका ज़्यादा मार्क्स कट रहा है। इसको आप खुद से इवैल्यूएट करके आप खुद से क्या कर सकते हैं, अपने आप को जो भी है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों जो बच्चे यहाँ भिलाई पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप एक बार इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप बस ये बताइए कि आपको हमारा ऐप चाहिए। तो बच्चों ऐप तो आपको अभी भी प्ले स्टोर में मिल जाएगा, अगर आप सर्च करते हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस। ठीक है, वहाँ पर आप ऐप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास पूरी लाइन आ जाएगी कि आपको कौन सा आपका बैच चाहिए। आफ्टर दैट, आफ्टर प्रोसीडिंग टू पेमेंट, और जैसे आपका पेमेंट फुलफिल होता है बच्चों, आपको यही सेम फीचर्स, DPP, टेस्ट पेपर्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग आइए यहाँ पर ज्वाइन करिए हमारे साथ। ये है हमारी फैकल्टी टीम। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं भी मिलूँगी, तो आइए फन करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय, गुड नाइट। आगे के क्वेश्चन और आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।